डिमांड होती है। इकोनॉमी के अंदर जितने लोग एक्सपेंस करना चाहते हैं या जितने लोगों की वो एक ओवरऑल डिमांड होगी, वो इसकी एग्रीगेट डिमांड होती है। इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, फ्रॉम जिस तरह से प्रोडक्शन जो भी करते हैं या बिजनेसेस जितने भी करते हैं एग्रीगेट सप्लाई को। अब दो तीन कॉन्सेप्ट जो कि थोड़े से बेसिक्स हैं, उनको मैं पहले आपको हाईलाइट करवा देती हूँ कि असल में जब हम लोग बात करते हैं, अभी ये पूरा टॉपिक अभी आज की क्लास में इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लोगों ने एक तो पढ़ा था आपने दो तरह की इकोनॉमी, एक क्लोज इकोनॉमी पढ़ी हुई है, क्लोज इकोनॉमी, ठीक है ना, और एक आपने याद रखना है ओपन इकोनॉमी, ठीक है ना। ओपन इकोनॉमी का मॉडल होता है ओपन इकोनॉमी। अब क्लोज इकोनॉमी जो है ना, क्लोज इकोनॉमी ये दो तरह की है। क्लोज इकोनॉमी के अंदर एक टू सेक्टर आ जाता है, इसमें टू सेक्टर में और एक होता है आपका थ्री सेक्टर, ठीक है ना, उसके अंदर तीन सेक्टर, ठीक है। अब टू सेक्टर इकोनॉमी में जिस तरह से जीडीपी का हमने लिखा था, जीडीपी, और आपको जो बेसिक फार्मूला है उसमें सी प्लस आई होता है, ठीक है ना, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आपकी कंजम्पशन जो है वो आपके कर रहे हैं, कंज्यूमर्स कंजम्पशन कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट जो है आपके जो बिजनेसेस हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। ये टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जीडीपी जो है वो हमारा इक्वल टू सी प्लस आई है। इसी तरह जो थ्री सेक्टर इकोनॉमी है, इसके अंदर जीडीपी को हम लोग इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी कर लेते हैं, ठीक है। जी जो है अब हमारी गवर्नमेंट परचेजेज है, क्योंकि इसके अंदर तीन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, और गवर्नमेंट परचेजेज भी आ जाती है, जिसका सबने वो पूरा बेसिक फार्मूला अपना पढ़ा होगा। इसी तरह से ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी है, टू सेक्टर है, और ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। इसके अंदर तीन जो है ना वो तीन का रोल है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी है, कंजम्पशन हो रही है, और इन्वेस्टमेंट जो कि बिजनेसेस कर रहे हैं। और टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन और सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रही है, यानी कंज्यूमर्स हैं और कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमी हो गई। अब ओपन इकोनॉमी क्या चीज़ है, जिसके अंदर हम लोग अपनी अपनी इकोनॉमी को इन दी एंटायर वर्ल्ड देखते हैं, यानी कि उनका जो रिलेशन है वो दूसरी गवर्नमेंट के साथ भी है, और उसके अंदर वो पूरे वाला फार्मूला जो है जीडीपी का जो है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रही है, जिसके अंदर वो आपकी ओपन इकोनॉमी है, इसके अंदर सारे के सारे जितने भी कंट्रीज हैं वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये एक आपका कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड, कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि टू सेक्टर इकोनॉमी की जब हम लोग बात करते हैं टू सेक्टर के अंदर, उसके अंदर सिर्फ कंज्यूमर्स होंगे और प्रोड्यूसर्स होंगे। अगर हम थ्री सेक्टर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी। और अगर हम लोग ओपन इकोनॉमी की, जैसे क्लोज इकोनॉमी है, ये क्लोज इकोनॉमी मतलब कि सिर्फ हम लोग उसको कंट्री के अंदर देख रहे हैं। इसी तरह से ओपन इकोनॉमी जो है उसको हम लोग विद द अपनी ट्रांजैक्शंस, अपनी इकोनॉमी को विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देख रहे हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। उसको हम लोग ओपन इकोनॉमी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी, यस मैम। ठीक है। एक ये आपका क्लियर हुआ। इसी तरह से हम लोगों ने जब हम लास्ट टाइम बात की थी कि जो एग्रीगेट सप्लाई है, अब एक और चीज़ जो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो भी आप ज़रा देख लें, ज़रा ध्यान दें। वो उसमें हम लोगों ने एक शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की बात की थी, ठीक है ना। तो एक एक शॉर्ट रन में कुछ मॉडल्स हैं और कुछ हमारे जो हैं वो लॉन्ग रन के मॉडल्स हैं, ठीक है ना, लॉन्ग रन के। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या फ़र्क होता है, इसके अंदर थोड़ा सा आपने, मैंने जिस तरह से बताया था कि शॉर्ट रन थोड़ा टाइम पीरियड के लिए, थोड़ा टाइम पीरियड का जैसे इकोनॉमीज होती हैं ना बड़ी बड़ी। अब हम लोग वैसे ओवरऑल जब देखते हैं ना कि किसी भी एक बिजनेस का जो शॉर्ट रन होगा वो 2 से 3 मंथ्स में होगा, यानी मंथ्स का। लेकिन जब हम लोग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उसको हम लोग जब एग्रीगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि पूरी इकोनॉमी के अंदर, तो हम लोग उसको कुछ ऐसे पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सपोज जैसे कि अब टेक्नोलॉजी है,
अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी जो होती है ना, टेक्नोलॉजी में एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं आती, मतलब एकदम से आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। सपोज अभी 4G चल रहा है, ओवरऑल 4G टेक्नोलॉजी चल रही है, और 5G को लाने के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरा वो चाहिए होता है। उसके पीछे जितनी भी वर्किंग है, उसका स्टाफ है, ट्रेनिंग्स हैं, उसके ऊपर काफ़ी काम होता है। फिर ऊपर से आपने जितने भी आपके बूथ हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी कंट्री है जैसे, उसके अंदर जितने भी खंभे लगे हुए हैं, या ये जो पोल्स होते हैं जहाँ जहाँ पे जिसके ऊपर इंस्टॉल की जाती है टेक्नोलॉजी, वो भी एक वो अलग-अलग से उनको भी चेंज करना पड़ता है कि जब आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो शॉर्ट रन पीरियड वो वाला होता है। अब ये देखें कि अभी हम 5G की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी आपको अफवाहें भी नज़र आ रही हैं कि दुनिया के अंदर जो 5G है जब आ जाएगा, तो अ, उसका जो एक ख़ास जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू अभी हम लोग सिर्फ 4G की वर्ल्ड में हैं। तो जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, या जब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट रन की, उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना? टेक्नोलॉजी जहाँ पर चेंज नहीं हो रही और वो कंसिस्टेंट है। यानी कि टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है? ये शॉर्ट रन पीरियड वो वाला है, नो चेंज इन, जहाँ पे नो चेंज इन टेक्नोलॉजी है, ठीक है? एक वो वाला पीरियड है। लेकिन अगर अभी इसमें 3 से 4 साल भी लग सकते हैं। टेक्नोलॉजी जिस तरह से अभी ये जब से आना शुरू हुआ है, वायरस भी आ गया है इसमें, तो 5G की टेक्नोलॉजी की तरफ लोग मूव करना चाह रहे हैं, यानी इसके ऊपर पूरा काम हो रहा है, वर्किंग चल रही है, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। ये 3 से 4 साल का टाइम भी हो सकता है जब हम लोग इकोनॉमीज़ को देखते हैं। तो लेकिन हम लोगों ने शॉर्ट रन की जब हमने बात करनी है, तो हमने कहना है कि इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ रही। और दूसरा कि ना, जब हम लोग शॉर्ट रन की बात करेंगे, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे से कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन होती है ना, जो प्राइसेस होते हैं ना, प्राइसेस प्राइसेस वो स्टिकी होते हैं शॉर्ट रन के अंदर। जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो प्राइसेस हैं किसी भी चीज़ के, तो वो जब मैन्युफैक्चर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उनकी एक पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, फिर होलसेलर के पास जाते हैं, फिर वो सेलर्स के पास जाते हैं, फिर वो एंड यूज़र्स के पास जाते हैं, और जब तक वो यूज़ नहीं हो जाते तब यानी कि उनकी, अब हो सकता है कि जो प्राइस है उसकी 3 से 4 माह ले ले, क्योंकि उसकी वो डिपेंड करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है, तो उसकी जो प्राइस है वो शॉर्ट टर्म में स्टिकी होती है, यानी कि आप एकदम से चेंज नहीं होती। मतलब डिमांड हो सकता है 1 माह में चेंज हो जाए, 1 माह में ईद आने वाली है तो उसकी वजह से डिमांड चेंज हो जाए, तो लेकिन एकदम वो उसके पीछे जो प्राइसेस, जो पुरानी वाली प्राइसेस हैं, वो चेंज नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर जो कॉस्ट आई होती है उसके मुताबिक एक जो है वो प्राइस डिटरमाइन हुई होती है। तो जो प्राइस है वो एक तो स्टिकी प्राइस होती है, यानी कि शॉर्ट रन में जब हम लोग बात करेंगे तो वो स्टिकी प्राइसेस की बात करेंगे कि ये स्टिकी जो प्राइसेस हैं वो स्टिकी हैं और वो चेंज नहीं हो रही। जबकि जो लॉन्ग रन में जो हम बात करेंगे, जो हम बात करते हैं ना लॉन्ग रन की, उसके अंदर हम बात करते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो जनरल प्राइस लेवल है। एक तो जब लॉन्ग रन में बात करेंगे, तो एक तो जनरल प्राइस लेवल हम लोग लेते हैं, और जब हम लोग एग्रीगेट की बात करते हैं, जो हमने पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की बात नहीं करनी, हम लोग एक प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि सारी की सारी जितनी भी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्ट्स हैं उन सब की बात करेंगे कि इन दी लॉन्ग रन वो सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, और उनकी जो प्राइसेस हैं उनका जनरल प्राइस लेवल लेंगे। तो जब हम लोग जनरल प्राइस लेवल ले लेंगे, तो वो भी इन दी लॉन्ग रन वो भी फिक्स हो जाता है, यानी कि जो जनरल प्राइस लेवल है वो भी फिक्स होगा, वो भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना? चेंज नहीं हो रहा प्राइस लेवल या जनरल प्राइस लेवल, तो वो भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? और उसको हम लोग जर्नल, अब स्पेसिफिक नहीं है बल्कि ये जर्नल है, ठीक है ना? जर्नल प्राइस लेवल इन दी लॉन्ग रन, जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है? तो ये जर्नल हो गया, जर्नल प्राइस लेवल लेंगे हम इन दी लॉन्ग रन। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। जब हम लोग शॉर्ट रन की बात करते हैं, वहाँ पे आपने देखना है कि जो इन दी शॉर्ट रन जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं चेंज हो रही, और उसके बाद फिर प्राइसेस जो हैं वो स्टिकी हैं, जबकि उसकी फ्लक्चुएशंस उसकी होती रहती है प्राइसेस की, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो जो इनके अंदर प्राइसेस चेंज होती हैं, 3 से 4 माह के बाद प्राइसेस चेंज हो सकती हैं जब डिमांड चेंज होती है।
लेकिन ये लॉन्ग रन जब हम बात करते हैं तो हम लोग एक जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं। अच्छा, और एक और 2-3 और चीज़ें हैं कि जब जैसा हम लोगों ने लास्ट में एग्रीगेट डिमांड की भी बात कर ली है और एग्रीगेट डिमांड की शिफ्ट की भी बात की थी, यानी कि जिस तरह से ये वाला जो ग्राफ था ये एग्रीगेट डिमांड का है, तो ये शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। और उसके जो फैक्टर्स थे उनको हमने स्टडी किया था कि ओवरऑल जो फैक्टर्स हैं एग्रीगेट डिमांड के, वो कैसे चेंज हो जाते हैं, एग्रीगेट डिमांड को चेंज करते हैं। अब जैसे अगर एग्रीगेट इंटरेस्ट रेट्स की जैसे हमने बात की थी, फिर हमने इनकम्स की बात की थी कि इनकम जो होती है लोगों की वो चेंज हो जाती है, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है। तो हम लोगों ने डिमांड को या एग्रीगेट डिमांड को हमने उसका इनकम का भी बताया था, एज ए फंक्शन ऑफ इनकम भी देखा था। तो और इनकम को जिस तरह से हम लोगों ने, अगर पिछली दफ़ा में याद हो आपको, पुराने जो हमने रिलेशनशिप याद किए थे उसके अंदर इनकम जो थी, इनकम जो होती है वो इक्वल टू होती है आपकी कंजम्पशन प्लस आपकी सेविंग्स। यानी कि जितनी कुछ आप जो भी आपकी इनकम होगी, जैसे सपोज 1 लाख आपकी इनकम है, इसमें से आप 60,000 अगर आप कंज्यूम करते हो तो 40,000 आपकी सेविंग्स होंगी। तो इनकम जो होती है वो कंजम्पशन और सेविंग का फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम लोग जब इसको लिखने लगते हैं ना, जब हमने इसको प्रेजेंट करना है, तो इनकम इज इक्वल टू जो है वो फंक्शन ऑफ कंजम्पशन, फंक्शन ऑफ कंजम्पशन हम लोग लिख सकते हैं इसको, और फंक्शन ऑफ सेविंग, ठीक है ना। तो और इसके ऊपर जो हमने बात सेविंग्स का है ये आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ था। अब जिस तरह ना ये कंजम्पशन है, डिस्पोजेबल इनकम आपकी टोटल ये है, और एक्सपेंडिचर्स ये हैं। If consumption rose by the same rate as disposable income, a graph of this function would be 45 degree। ठीक है, अब कंजम्पशन उसी तरह से बढ़ रही है जिस तरह से आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। आपकी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जिसमें से आपने टैक्स को डिडक्ट कर दिया होता है, ठीक है ना, आपने टैक्सेस माइनस कर दिया, तो उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। अब ये वाला जो ग्राफ है वो ये 45 डिग्री का जो ग्राफ बन रहा है, ये बता रहा है कि अगर कंजम्पशन बढ़ती है किस उसी रेट से बढ़ती है जिस रेट से आपकी इनकम बढ़ती है। सपोज अगर आपकी 1 लाख इनकम इस वक्त है, तो आप अगर आपकी 1,20,000 या 30,000 हो जाती है तो आपकी कंजम्पशन भी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तो आपकी सेविंग्स इंक्रीज हो जाएंगी। अब क्या होता है, ये अगर आप देखो ये वाली चीज़ जो है इसके अंदर जो ये वाली जो लाइन है, ये अगर ये आपको शो कर रही है कि जिस तरह से आपकी इनकम बढ़ती जाती है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है आपकी एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। अब जिस तरह से अगर 1000 आपकी इनकम है तो यहाँ पर आपकी 1000 ही आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। अगर 2000 आपकी इनकम है तो 2000 ही आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर्स और उसका है, और ये जो हमारी लाइन बन रही है ये 45 डिग्री की लाइन बन रही है। एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपकी इनकम बेशक ना हो, अगर आपकी इनकम ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ पे आपकी इनकम ज़ीरो है, उस सूरत में कुछ ना कुछ कंजम्पशन आपकी लाजमी होगी, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि आपकी इनकम ज़ीरो है तो आप खाना नहीं खा रहे। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब आपकी इनकम ज़ीरो है और तो उस पॉइंट के ऊपर कंजम्पशन आपकी कहीं ना कहीं होगी, लाजमी होगी, ठीक है ना। कंजम्पशन को जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। तो अब जिस तरह से नेक्स्ट में स्लाइड में जाते हैं, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जो जितना भी पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अब ये इक्विलिब्रियम की लाइन से जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे सेविंग्स हैं। अब मैं आपको जब टेबल के अंदर दिखाऊंगी आपको थोड़ा सा और अंदाजा हो जाएगा, आप इन थोड़ा सा ग्राफ्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। ये कंजम्पशन की ये लाइन है और ये वाली जो लाइन है इनकम और आपकी एक्सपेंडिचर्स की लाइन है, जो कि 45 डिग्री की लाइन है। इसके ऊपर जितने आपके इस पूरी लाइन के ऊपर जहाँ जितने आपके इनकम होगी उतनी आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे। लेकिन अब ये वाली जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन अगर हमारी कम है, कंजम्पशन यहाँ पे देखें, ये यहाँ पर हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर एक जैसे हैं इस लाइन के ऊपर, इक्विलिब्रियम लाइन जो है इधर एक जैसे हैं इस लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे कंजम्पशन जो है वो नीचे है, और जो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा सेविंग्स को शो कर रहा है कि जितना जितनी एक तो इतनी हमारी कंजम्पशन हो रही है, जैसा हमने
3000 हमारी इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम। इसमें से 1750 अगर आपकी कंजम्पशन है, तो बाकी के जो रह जाएंगे 3000 में से माइनस करके वो आपकी सेविंग्स रह जाएंगी। ठीक है, तो अब ये वाला जो पोर्शन है आपकी सेविंग्स है। जबकि यहाँ पर जो है, यहाँ पे कंजम्पशन लाइन जब ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है और यहाँ पे आपकी सेविंग्स जो होंगी वो ज़ीरो होंगी या नेगेटिव में होंगी। सेविंग्स मतलब नेगेटिव में होगी, आप किसी से ले रहे हो या कहीं पे हाँ, सेविंग्स तो आपकी है ही नहीं, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा जैसे ना, तो यहाँ पर नेगेटिव में आपकी सेविंग्स आ जाएंगी। तो और लेकिन कंजम्पशन आपकी कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, अभी इस पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर 2000 उसकी इनकम है, जैसे 2000 डिस्पोजेबल इनकम है, तो कंजम्पशन उनकी 1400। अब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे कंजम्पशन जो है वो 1440 है। तो सेविंग ज़ाहिर है कि उसमें से 2000 में से अगर आप निकालते हो, वो आएंगी आपके पास सेविंग्स। जैसा से ये वाली, ये इतनी आपकी, ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी सेविंग्स का पोर्शन जो शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब कंजम्पशन और सेविंग का हमने एक पैटर्न, जो हमने लास्ट टाइम भी पहले भी डिस्कस किया था, ये असल में जितना भी कॉन्सेप्ट है कंजम्पशन का, ये एग्रीगेट डिमांड ही का एक कॉन्सेप्ट है। यानी हम लोग इसको सिंगल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि हम लोग ओवरऑल एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब की कंजम्पशंस और उनकी सेविंग्स के पैटर्न्स की बात कर रहे हैं कि लोगों की इनकम इतनी है और उनकी कंजम्पशन इतनी है और उनकी सेविंग्स इतनी है। अब इसी तरह से ये पैटर्न बनता जा रहा है। अब इस पॉइंट पे वो क्या कह रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, 1000 ये आपकी इनकम है। ठीक है ना, 1000 इनकम है, यहाँ से देखें 1000 इनकम है और आपकी 1000 ही कंजम्पशन है। ठीक है, 1000 ही कंजम्पशन आ गई, एक्सपेंडिचर्स आपके 1000 में हो रहे हैं। अब आपकी सेविंग्स कितनी होंगी, सेविंग्स इतनी, सेविंग्स आपकी ज़ीरो होगी। ठीक है, अब सेविंग, अब अगले अगले ग्राफ की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर आपकी ज़ीरो इनकम है। अब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपकी वो कह रहे हैं ज़ीरो इनकम हो अगर, तो फिर क्या होता है कि कंजम्पशन आपकी कुछ ना कुछ ज़रूर है, यानी आप एटलीस्ट खा पी ज़रूर रहे हो। और उसके बाद फिर जो डिस्पोजेबल इनकम है वो आपकी ये माइनस में चली जाएगी, यानी जितना आपकी सेविंग्स है ही नहीं और दूसरा आपके ऊपर ये थोड़ा सा कर्जा चढ़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ है, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे, इसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन भी कहते हैं। और सेविंग इज ए वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सी लाइन एंड द 45 डिग्री लाइन। सेविंग इज नेगेटिव टू द लेफ्ट ऑफ द वेयर द सी लाइन क्रॉसेज द 45 डिग्री लाइन। अब यहाँ पर जो है आपका सेविंग्स नेगेटिव है, जबकि यहाँ पर आपकी सेविंग्स पॉजिटिव है, कंजम्पशन भी है। ठीक है, अब हम इस टेबल की तरफ जाते हैं। अब इस टेबल के ऊपर अगर आप देखो, ये हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये हमने जो क्लास के अंदर भी बात की थी, वो इक्वल टू 1 होता है। अब ये पूरा पैटर्न बनाया हुआ है कंजम्पशन का और सेविंग्स का। अब ये आउटपुट है, ये आपकी इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम बोल रहे हैं इसको। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी इनकम का पैटर्न है। अब वो कहाँ पर सेम होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपका दोनों कंजम्पशन और जो आपका जो डिस्पोजेबल इनकम और आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं टोटल, वो दोनों सेम हो जाए, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्वल हो गया दोनों। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स भी उतने हैं और उसमें एक्सपेंडिचर्स में आपके दोनों शामिल हैं, कंजम्पशन भी और सेविंग्स भी शामिल है। तो वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और सेव का जो हमेशा जो होगा वो 1 आएगा, या डिस्पोजेबल इनकम के साथ जब हम लोग उसको देखते हैं तो देख लीजिएगा। और ऑटोनोमस कंजम्पशन हम लोग उसको कहते हैं कि इन केस अगर आपकी जो इनकम है वो ज़ीरो है, उसके बावजूद जो है वो आपकी जो कंजम्पशन जो है वो लाजमी होगी, और जितनी कंजम्पशन होगी उसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, और ये डिपेंड नहीं करती कि आपकी इनकम है या नहीं है, क्योंकि ये कंजम्पशन आपकी लाजमी हो रही है। Induced consumption is that part of the consumption which varies with the level of disposable income. अब बाकी की जितनी भी इनकम है वो आपकी इंड्यूस्ड इनकम है। जैसे ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। इज दैट पार्ट ऑफ द कंजम्पशन विच वेरीज विद द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। एज डिस्पोजेबल इनकम राइजेस, induced consumption rises. As disposable income falls, induced consumption also falls. ठीक है, तो ये डिस्पोजेबल जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो आपकी इंडिपेंडेंट होती है, वो डिपेंड नहीं करती आपकी इनकम के ऊपर, जबकि इंड्यूस कंजम्पशन जो है वो आपकी डिपेंड करती है इसके ऊपर। डिस्पोजेबल इनकम
As disposable income falls, induced consumption also falls. So determinants of level of consumption where disposable income है, disposable income the most important determinant of consumption जो है disposable income है, credit availability आपके पास कितना उधार अवेलेबल है लोगों से, स्टॉक ऑफ लिक्विड एसेट्स आपके पास कौन से एसेट्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में फ़ौरन से चेंज हो जाते हैं और इन दी हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स, यानी जैसे सोना है वो फ़ौरन से आपका वो चेंज हो जाता है लिक्विड एसेट्स, इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह से गाड़ी होती है वो भी जल्दी से सेल हो जाती है। तो लिक्विड कितनी है चीज़ें, तो कितनी कितनी चीज़ कितने आपके पास एसेट्स ऐसे हैं कि फ़ौरन से वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टॉक ऑफ ड्यूरेबल गुड्स आपके पास कितने ऐसे आइटम्स हैं कि जो कि ड्यूरेबल हैं, जैसे घर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी ड्यूरेबल आती हैं इन हैंड कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, अब ये जो सारा सिस्टम है एग्रीगेट डिमांड का, ये सारा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर में कंज्यूम करना या सेव करना। ठीक है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन होते हैं पाकिस्तानी कंज्यूम्स 82% ऑफ देयर डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि पाकिस्तान के अगर एलिमेंट्स में बात कर रहे हैं तो 82% वो कंज्यूम करते हैं और बाकी की जो 12% रह जाती है वो सेव करते हैं, यानी कि सेविंग्स बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर क्योंकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम है। जब इनकम कम है तो इस वजह से उनकी ज़्यादा कंजम्पशन का यूज़ होता है और उसकी वजह से सेविंग उनकी बहुत कम है या लोगों का भी इतना रुझान भी नहीं है सेविंग्स की तरफ। देयर इज़ नो सिंगल रीज़न why person save. Some spend vertically all of their disposable income. Some spend more than they earn. Or Americans now save less than 5% of disposable income. और अमेरिकन यूज टू सेव 7 to 10% ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम। तो ये डिस्पोजेबल इनकम का 7 to 10% वो करते थे, जबकि अब वो लेस देन 5% अपनी डिस्पोजेबल इनकम का सेव करते हैं। अब टोटल सेविंग, एवरी इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन सेविंग फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, इंडिविजुअल सेविंग प्लस बिजनेस सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग, और ये टोटल सेविंग्स कहलाती हैं। अगर हम लोग एवरी इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन सेविंग्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। अब declines in household saving have been offset somewhat since 1993 by a sharp rise in government savings and business savings. तो ये जो टोटल सेविंग्स है वो बिजनेस की भी होती हैं, कंज्यूमर्स की भी होती हैं और गवर्नमेंट्स की भी होती हैं। तो टोटल सेविंग्स हमारे पास, तो हम लोग एग्रीगेट सेविंग्स की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल सेविंग्स आ जाती हैं जितनी भी इकोनॉमी के अंदर हुई हैं। हम लोग ये भी कहते हैं जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं ना तो हम लोग यहाँ पे इनकम की जो बात कर रहे हैं वो हम लोग एग्रीगेट डिमांड भी बात करते हैं, यानी कि एडी जो है वो C+S के इक्वल होती है। ठीक है ना। जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्रीगेट डिमांड का जब हम लोग टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने कहा था कि एग्रीगेट डिमांड या जितनी भी है, जब हमने एग्रीगेट की बात की थी तो हमने उसको कहा था कि ये रियल जीडीपी के इक्वल होती है और रियल जीडीपी जो है वो इनकम के इक्वल है। और हमने इस तरह की ये सारे रिलेशनशिप जो थे वो निकाले थे, जैसे जीडीपी जो था, अगर हम लोग उसको टू सेक्टर्स में बात कर रहे हैं तो C+S उसको लेंगे। C+S जीडीपी भी है और हमारा इनकम भी है। ठीक है, और इनकम का जो फंक्शन है वो हमारा कंजम्पशन और सेविंग है। इसी तरह से हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई का जो फंक्शन है वो ज़रा कि हम लोग प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो और अब अगर हम लोग इसको टू सेक्टर्स के अंदर देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई को, तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि जीडीपी जो है वो इक्वल है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, C+I। इन्वेस्टमेंट यानी कि कुछ इनमें से कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी जितने भी बिजनेसेस हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं और उनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये टू सेक्टर इकोनॉमी है। जब हम लोग जीडीपी यहाँ पे हम लोग एएस इसको भी कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इन टू सेक्टर इकोनॉमी, तो C+I हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों बातें जो हमने एग्रीगेट डिमांड की बात की है वो भी टू सेक्टर इकोनॉमी में बात की है, जिसके अंदर दो सेक्टर हैं सिर्फ, एक कंजम्पशन वाला है और एक है आपका इन्वेस्टमेंट वाला। और दूसरी हमने बात की है एग्रीगेट सप्लाई की। ठीक है, और एक हमने बात की है एग्रीगेट डिमांड की। अब क्या है कि जब हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की बात करनी है, इक्विलिब्रियम पॉइंट की, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है जिसके अंदर, अब जिस तरह से जब हम लोग इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई को देखते थे ना, तो ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है। ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई और एक ये है आपकी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल में करते थे तो हम लोग सिंपल डिमांड और सप्लाई को देखते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग
एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को देखें। अब ये दोनों जिस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं ये असल में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्वल पॉइंट है। जितनी हमारी एग्रीगेट डिमांड है उतनी हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी है, यानी कि जितने लोगों की कंजम्पशन है वो उतना ही उनकी सप्लाई भी है। यानी कि जितना इसका मतलब ये होता है कि जितनी चीज़ें इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं एक वक्त में, और यानी जितना उनका पोटेंशियल जीडीपी है, जितनी वो प्रोड्यूस हो रही हैं चीज़ें, वो सब की सब सेल हो रही हैं, सेल होके लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि अनसोल्ड है इकोनॉमी के अंदर। और जो है वो कोई भी चीज़ और कोई भी ऐसी नहीं है कि डिमांड एक्सेस हो रही। जैसे एक्सेस डिमांड का मतलब है कि चीज़ें जो है वो कम बना रही है, बनाई जा रही हैं, बिजनेसेस कम बना रहे हैं और उसकी डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ की। तो ऐसा भी नहीं है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा होगा, या हम लोग इसको इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट को फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट तब है जब आपकी पूरे के पूरे इकोनॉमी के जितने भी लोग हैं वो सब के सब फुली एम्प्लॉयड हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर, और वो उसके अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो बेरोजगार है। ठीक है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट का जो हमने बात की थी। और जब हम लोग इन दोनों को इकट्ठे करने की बात करते हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जितना हमारी चीज इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है उतना वो कंज्यूम भी कर रही है। ठीक है, तो असल में यानी कि आइडियल सिचुएशन ये होती है, यानी है इतनी कंजम्पशन है तो इतना हमारा। लेकिन असल में जब हम लोग बात करते हैं, असल में ऐसी चीज़ नहीं होती। यानी कि हमने पहले देख लिया कि पोटेंशियल, यानी कि हमारा पोटेंशियल कितना है, हमारा कि हमारी इकोनॉमी कितना प्रोडक्शन कर सकती है। जैसे हर इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, पोटेंशियल की तरफ कैपेसिटी होती है उसकी कि हम लोग उसको पोटेंशियल की तरफ लेके जाएं। लेकिन वो जब हम एक्चुअल देखते हैं ना, तो एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जो है वो कम होता है या ज़्यादा होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जहाँ पर आपस में मीट हो जाते हैं वो आपका जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। असल में इकोनॉमी की कोशिश ये होती है कि ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव किया जाए, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, बल्कि असल में ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अब एक तो हमने इनकम की बात, डिमांड जो है वो इक्वल टू है सी प्लस एस के। ठीक है ना, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। इसी तरह से जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इक्वल टू है पी प्लस आई के। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट की, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, दोनों। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड जो यहाँ पे है सी प्लस एस के इक्वल है, सी प्लस एस। और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो सी प्लस आई के इक्वल है। ठीक है, सी प्लस आई। अब यहाँ पर जो दोनों सी हैं, कंजम्पशन कंजम्पशन अगर हम लोग कट कर दें, क्योंकि ये दोनों सेम हो गई अगर, तो एस इज इक्वल टू हमारे पास जो रह जाता है एस प्लस इज इक्वल टू आई रह जाता है। यानी कि जितनी सेविंग्स हैं उतनी हमारी इन्वेस्टमेंट है। यानी कि पूरे ये इक्वेशन नंबर हमारे पास वन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू आ गई। ठीक है, तो यानी कि हमेशा जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। जितनी सेविंग्स होती हैं, अब ये रिलेशनशिप भी हमने एक स्टडी किया था, एक वो मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की हुई है कि सेविंग्स जो हैं हमेशा जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। जितनी हमारी सेविंग्स होती हैं, सपोज 1 लाख रुपया हमारी इनकम है, उसमें से 40,000 अगर आपकी सेविंग्स हैं, तो वो सेविंग्स आपको बैंक के थ्रू जैसे सैलरी आती है, तो सेविंग्स जो है वो 40,000 आपकी बैंक में पड़ी रहेंगी। अब बैंक उस सेविंग्स को यूज करके उसकी इन्वेस्टमेंट करेगा, बिजनेसेस को देगा, और उसको उसकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो इंटरेस्ट करेगा, यानी कि इनकम जनरेट करेगा अपनी। वो इस बारे में कि टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारा ऐसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों आपस में इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो जितना जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये भी इसी का ही पोर्शन है, एग्रीगेट डिमांड ही का है। शिफ्ट ऑफ कैसे होती है, शिफ्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड का कैसे होता है, एक्सपेक्टेशंस, और वो ये सारी आप लोग एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसी के पार्ट्स हैं।